आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस विषय के अंतिम अध्याय में, जो कि है अध्याय 18 जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। पहले हम इस अध्याय में दिए गए खास तथ्यों का अध्ययन करेंगे और इसके बाद इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी हम जानेंगे। इससे पहले के जितने भी अध्याय हैं, इसके सारे वीडियो लेसन्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जाकर आप किसी भी अध्याय को देख सकते हैं। तथ्यों के साथ साथ अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अध्याय, जो कि है जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बच्चों, जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी को कुछ इंजरी हुई होगी, कोई गिर गया होगा, किसी को चोट लग गई होगी, किसी के शरीर से जो है रक्त बहने लगा होगा, ब्लड गिरने लगा होगा, तो आपने उसके ब्लड को रोकने की भी कोशिश की होगी। उसका प्राथमिक उपचार जो फर्स्ट एड होता है किया होगा, दवाइयाँ लगाई होंगी या पट्टी बांधी होगी। इससे पहले के जो अध्याय है उन सारे अध्यायों में हमने जाना था कि शरीर के कोशिकाओं में जो श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से ऊर्जा मुक्त होती है। फेफड़ों में लिए गए ऑक्सीजन हर कोशिकाओं तक पहुंचना चाहिए और श्वसन क्रिया में निर्मित अपशिष्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचकर उच्च श्वसन यानी कि एक्सहेलेशन, सांस जो हम लोग छोड़ते हैं के समय बाहर निकल जाता है। ये क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ये काम जो है वो रक्त के परिसंचरण से होता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में, जिसके थ्रू ऑक्सीजन शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके फेफड़े तक पहुंचाता है ब्लड सर्कुलेशन, और फिर वहां से फेफड़ों के द्वारा जो है नाक से होते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे जानते हैं कि जो पेशी होती है, जिसको हम मांसपेशी कहते हैं, यानी कि मसल्स, और स्नायु यानी कि नर्व की गतिविधि से कई अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। इनका उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन करने का काम शरीर में होने वाले उत्सर्जन तंत्र से होता है। तो शरीर के कुछ अंगों को मिलाकर उत्सर्जन तंत्र बनता है। ये आगे हम जान रहे हैं कि इनमें कौन कौन से अंग आते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ पेशियों से उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये रक्त का परिसंचरण यानी कि जो बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो ये काम करता है। चलिए, रक्त परिसंचरण हो रहा है, यह हमें नाड़ी धड़कन से पता चलता है। एक क्रियाकलाप करके जब हम अपने दाहिने हाथ की मध्यमा यानी कि मिडिल एवं तर्जनी उंगली जो है इस प्रकार से अपने बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखते हैं तो हमें क्या सुनाई देती है? हमें धड़कन महसूस होती है। नब्ज जो है यहाँ पे इस तरह से अगर आप रख के देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे धड़कन महसूस होती है। यह धड़कन नाड़ी स्पंद कहलाता है, जो पल्स रेट कहते हैं ना, कि पल्स कितना है चेक करो, इसे नब्ज भी कहते हैं। यह स्पंदन जो है धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। तो आप अपना चेक करके देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार आपका जो है पल्स रेट चल रहा है, स्पंदन कितनी बार हो रहा है। आमतौर से यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की जो स्पंदन दर है यानी कि जो पल्स रेट है वो सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। आगे है कि आपने नहर या कुएं से पंप से पानी निकलते देखा होगा और उनमें पानी बहते हुए भी गौर किया होगा। क्या नाड़ी स्पंदन से आपको उसी प्रकार का अनुभव हुआ या हमारे शरीर में भी ऐसा ही कोई पंप है रक्त का
तो यहाँ पे उत्तर होगा हाँ, एक ऐसा पंप शरीर में होता है और वह है हृदय। हृदय यानी कि हार्ट। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह हमेशा धड़कता रहता है। यह पूरे जीवन बिना रुके रक्त को पंप करने का काम करता है। जिस दिन ये रुक जाएगा वो हमारी अंतिम सांस हो जाएगी, हमारे जीवन का अंतिम दिन हो जाएगा। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो हार्ट है वो कंटिन्यू धड़कता ही रहता है। हृदय जो है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा यानी कि ये एक ऐसी संरचना होती है जो हड्डियों और मांसपेशियों से घिरी होती है और ये छाती में दीवार का काम करती है, यानी कि ये छाती में स्थित होती है। तो हृदय जो है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हृदय का आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद ऑरिकल कहलाता है और निचले 2 कक्ष नीला यानी कि वेंट्रिकल कहलाते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियां यानी कि वेसल्स। और यहाँ पे देखिए आप, एक जो मानव हृदय है इसका जो है एक चित्र दिया गया है और इसके जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं वो सब भी यहाँ पे नामांकित हैं, दर्शाए गए हैं। तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। उसके बाद हमको जानना है रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स, जो नसें होती हैं। विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के माध्यम होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। यह रक्त वापस हृदय में आता है, जहां से फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। एक तो होता है धमनी, जिसको हम आर्टरीज, और दूसरा जो है उसको हम शिरा यानी कि वेन कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देखिए रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, एक शिरा दिखाया गया है और एक धमनी जो है लाल रंग में दिखाया गया है और शिरा को ब्लू कलर में दिखाया गया है। तो ये है हमारा परिसंचरण तंत्र, जिसको आप ध्यान से बुक में देख करके समझ लें। इस तरह से होता है, एक जो है शरीर में ऑक्सीजन के साथ ब्लड को ले जाता है और दूसरा जो है ब्लड की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके फेफड़े तक फिर वापस पहुंचाता है। आगे जानते हैं धमनियां हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की जो दीवार है मोटी और लचीली होती है। आगे के कुछ क्रियाकलाप हैं जो आप स्वयं इसका अध्ययन कर लें, आसानी से आप समझ लेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि रक्त वाहिकाओं में अंतर क्या है। हमने अभी अभी पढ़ा कि रक्त जो वाहिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो है वो धमनियां कहलाती हैं यानी कि आर्टरीज। इसकी जो प्रकृति होती है ऑक्सीजन समृद्ध होती है, यानी कि ऑक्सीजन से युक्त होती है और इसकी जो प्रवाह की दिशा है वो हृदय से शरीर के सभी भागों को होता है। और इसकी जो दीवार की संरचना होती है वो मोटी और लचीली होती है। वहीं जो शिराएं हैं यानी कि वेन्स, इसकी जो प्रकृति होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है और ये जो है शरीर के सभी भागों से वापस हृदय की ओर आता है और इसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है। चलिए आगे हम लिखेंगे हृदय स्पंद या धड़कन, जिसको हम हार्ट बीट भी कहते हैं, वो क्या होती है जानते हैं। हृदय के कक्ष की जो दीवारें हैं पेशियों यानी कि मसल्स की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती हैं। ठीक है ना, यही लयबद्ध सिकुड़ना और फैलना दोनों मिलकर हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपनी छाती की बाईं तरफ हाथ रख के देखेंगे अपने हृदय को,
तो आप अपने हृदय स्पंदों यानी कि धड़कन को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक यंत्र को देख पा रहे होंगे। ये जो यंत्र है, आप कभी भी डॉक्टर के यहाँ अगर विजिट किए हैं, किसी क्लिनिक में गए होंगे तो देखे होंगे कि डॉक्टर अपने कंधे पर इसको जो है लटकाए रखता है, और जब कभी भी किसी पेशेंट को चेक करता है तो ये अपने कानों में लगा लेता है और यहाँ पे जो है ये सीना पर रख के और शरीर के अन्य अंगों पे रख के वो चेक करते हैं। तो ये जो है ना, इसको हम आला भी कहते हैं एक तरह से। तो इसका जो नाम है वो है स्टेथोस्कोप। आपने सभी डॉक्टर के पास हृदय धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र देखा होगा। तो ये जो है बेसिकली जो पेशेंट होते हैं, रोगी का धड़कन क्या चल रहा है, पल्स रेट क्या है, धड़कन कितना स्पीड में चल रहा है, उनका नॉर्मल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक दिन में 1 लाख बार। आगे हम जानते हैं कि डॉक्टर जो है ये स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय धड़कन की ध्वनि को बढ़ाने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, ये वाला, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी कि श्रोतिका लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस हमारे हृदय के स्थान पर रखकर ईयर पीस से धड़कनों की ध्वनि का अध्ययन कराते हैं, जिससे उन्हें हमारे हृदय की स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। क्या आपको अपने हृदय यानी कि धड़कन और नाड़ी धड़कन, जो पल्स रेट कहलाता है, जो हम बाजू पे चेक करते हैं, हाथ पे चेक करते हैं, कलाई पे चेक करते हैं, क्या आपको अपने धड़कन यानी कि हार्ट बीट और नाड़ी धड़कन, जो कि पल्स रेट होता है, जो आप अपने कलाई पे चेक करते हैं, दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन यानी कि धड़कन धमनियों में एक धड़कन उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न धड़कन हृदय धड़कन दर को बताती है। तो दोनों बराबर ही होता है। आगे हम जानते हैं, यहाँ पे एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम दिया गया है विलियम हार्वे। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, जो कि 1578 से 1657 तक थे, नामक एक डॉक्टर ने की थी, जो अंग्रेज थे। इन्होंने खुद के शरीर पर प्रयोग करके यह समझाने की कोशिश की कि शरीर में खून एक बंद चक्र में रहता है। शिराओं में खून अंगों से हृदय की तरफ और धमनियों में इसके विपरीत दिशा में बहता है। हार्वे ने खून को एकल तत्व माना, जबकि आज हम जानते हैं कि जो खून है वो एक तत्व नहीं बल्कि कई पदार्थों का मिश्रण है। चलिए, तो इस प्रकार जो हार्वे की खोज थी वो एक महत्वपूर्ण बौद्धिक उपलब्धि थी, है ना। और आगे हम जानते हैं कि सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं, कुछ ऐसे जो सूक्ष्म जीव है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, जैसे स्पंज और हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है, और ना ही इनमें कोई परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश कर उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की जरूरत नहीं होती है। तो परिसंचरण तंत्र के बाद हम जानते हैं जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में, यानी कि एक्सक्रीशन के बारे में। अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने जान लिया कि श्वसन क्रिया में जो है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हम जो भोजन करते हैं और उस भोज्य पदार्थ में जो अपाचित भोजन रह जाता है वो क्या होता है। तो जिस प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से अपना श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार अपचित
भोजन जो होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो भोजन क्या होता है, बहिर्क्षेपण प्रक्रिया द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। और अब हम यह मालूम करेंगे कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं, और साथ ही ये अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते कहाँ से हैं बॉडी में। तो चलिए आगे जानते हैं। जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में मुक्त होते हैं। ज़्यादातर जो ये पदार्थ हैं वो विषाक्त होते हैं, विषैले होते हैं, है ना। इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। अतः सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र का एक चित्र भी दिया गया है। हमारे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की जरूरत होती है, और ये जो छानने का काम है वो किडनी करता है। हमारे शरीर में रक्त से नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में रक्त से नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को कुछ अंग मिलाकर शरीर से बाहर निकालते हैं, और ऐसे अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इन उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत गुर्दा, मूत्राशय, मूत्र नली उत्सर्जन अंग आते हैं, जो मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। यह व्यवस्था गुर्दों यानी कि वृक्क में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। आगे जानते हैं कि गुर्दा यानी कि वृक्क, जिसको हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं, हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जो स्त्री पुरुष के शरीर में एक जैसे ही होते हैं, जो एक समान काम करते हैं। दोनों गुर्दे पेट के पिछले भाग में कमर के ऊपर सेम जैसे आकृति वाले होते हैं, सेम के बीज के जैसा होते हैं, है ना। चलिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं। जब रक्त गुर्दों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ जो है मूत्र के रूप में अलग कर दिए जाते हैं। गुर्दों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय यानी कि जो पेशाब की थैली होती है, ब्लैडर में चला जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र जमा होता रहता है, और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, जिससे जो है मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो यूरिन होता है, वो पेशाब जिसको कहते हैं, वो बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए आगे हम जानते हैं कि जो हम यूरिन बाहर निकालते हैं बॉडी से, मूत्र में क्या होता है। 95% जल, 2.5% जो है यूरिया, और 2.5% यानी कि 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यूरिया नाइट्रोजन युक्त विषैला पदार्थ है, इसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में जल लेना चाहिए, शरीर के अंदर पानी पीना चाहिए, जिससे जो है ये फिल्ट्रेशन का काम जो है, जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकलता रहेगा। गुर्दे का जो मुख्य कार्य है वो यहाँ पे नोट कर लीजिए। गुर्दे का मुख्य कार्य है शरीर में पानी और नमक की सामान्य मात्रा बनाए रखना, और रक्त को छानकर मूत्र को तथा हानिकारक तत्वों को अलग करना, और मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना, जहां से मूत्र जो है वो मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, येलो कलर में देखिए। हमारे दोनों गुर्दों से होकर प्रतिदिन लगभग 1100 से 2000 लीटर, लगभग 500 गैलन रक्त गुजरता है। हमारे शरीर में लगभग 5.6 यानी कि 5.6 लीटर रक्त होता है, ब्लड होता है जो हमारे शरीर में, वो लगभग 5.6 लीटर होता है। रक्त लगभग प्रति 4 मिनट में एक बार गुर्दे में परिशुद्ध होने के लिए जाता है, मतलब फिर से प्योर होने के लिए, शुद्ध होने के लिए जाता है, साफ होने के लिए जाता है। उत्सर्जन अंग के रूप में त्वचा, हम जानते हैं कि गर्मियों में हमारे शरीर के त्वचा से भी पसीना निकलता है,
त्वचा हमारे शरीर पर फैली हुई सबसे बड़ी संरचना है जिसका प्रमुख कार्य हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना है। यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। त्वचा की निचली परत पर स्वेद ग्रंथियां होती हैं जिससे हमें पसीना आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीनों के कारण रंगीन कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घड़ों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आकर वाष्पित होता है और घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। आगे स्टूडेंट्स हम जानेंगे डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस जो है वो किडनी से रिलेटेड एक प्रक्रिया है, एक ट्रीटमेंट है ना। जब कभी कभी किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है या फिर ये जो होता है ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना भी कम हो जाती है। अतः यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को जो है अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे शरीर के अंग जैसे कि हाथ और पैर कुछ समय तक दबे रहते हैं तो वे सुन्न हो जाते हैं और उनमें जो है झिनझिनी पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ये जो प्रक्रिया होती है, मतलब हमारा बॉडी जब कभी किसी एक ही अवस्था में ज़्यादा देर तक बैठे रहने से जाम हो जाता है और हमारे शरीर जब उठते हैं हम तो झिनझिनी पैदा होने लगती है। तो हमारे शरीर के अंगों को हिलाने डुलाने का जो काम है वो मांसपेशियां करती हैं। चाहे आँख की पलक हो या पैर की उंगली या घोड़े का कान, किसी भी जीव का कोई भी अंग बिना मांसपेशी के नहीं हिल सकता। परंतु मांसपेशियां तब तक काम नहीं कर पाती जब तक उन्हें लगातार रक्त न मिलता रहे और उनमें तंत्रिकाओं का जाल न बिछा हो। इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा मांसपेशियों को संदेश मिलता है कि उन्हें सिकुड़ना या फैलना है, दाएं मुड़ना है या बाएं। यही कारण है कि जब हम लगातार किसी असुविधाजनक स्थिति में बैठें या लेटे रहते हैं और हमारे हाथ या पैर कुछ समय तक दब जाते हैं तो उस भाग में रक्त के जो बहाव में है वो रुकावट पैदा हो जाती है। इस रुकावट का नतीजा ये होता है कि उस अंग की पेशियों और तंत्रिकाओं को ऑक्सीजन और पोषण युक्त जो रक्त होता है वो नहीं मिल पाता है या कम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तंत्रिकाएं अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। फलतः वे ना तो बाहर से संवेदना को ग्रहण कर सकती हैं और ना ही पेशी तक संदेश पहुंचाकर अंगों को हिला डुला सकती हैं। इसे ही हम बोलचाल की भाषा में सुन्न हो जाना कहते हैं। तो बच्चों इस अध्याय में जो तथ्य थे उसका अध्ययन हमने कर लिया है मोटे तौर पे, है ना। और अब हम यहाँ पे इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है वैकल्पिक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको जो सही उत्तर है वो बताना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टिक कर दिया है। पहला जो है वो है रक्त वह द्रव है या द्रव है जो जंतुओं के किस भाग में प्रवाहित होता है। तो ये जो है रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, ठीक है ना। दूसरा जो प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है चौथा नंबर में हीमोग्लोबिन। तीसरा जो ग नंबर का प्रश्न है वो कहता है कि रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे WBC। और अगला जो क्वेश्चन है वो है रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होगा प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। इसमें तीसरा नंबर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4, जो कि इस प्रकार है। देखिए,
विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है, जो पल्स रेट होता है कितनी बार होता है? तो इसके अनुसार होगा 72। हालांकि ये होना चाहिए 72 से 80 बार, एग्जैक्ट 72 नहीं होता है, फिर भी चलिए यहाँ पे जो सुइटेबल उत्तर है वो है 2 नंबर 72। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे पहला जो है, वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, धमनी कहलाती हैं। यहाँ आपको धमनी भर देना है। दूसरा है, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं, शिरा कहलाती हैं। यहाँ पे आपको शिरा भर देना है। उसके बाद है, डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको स्टेथोस्कोप भर देना है। उसके बाद चौथा नंबर कहता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, तो ये उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन। और जो इसमें अंतिम प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स में, वो है, हमारे शरीर में लगभग 5.6 लीटर रक्त होता है। तो यहाँ पे आपको 5.6 भर देना है। आगे कहता है कि सही उत्तर के सामने ये निशान लगाना है और गलत उत्तर के सामने आपको ये निशान लगाना है। एक में आपको गुड करना है, एक में क्रॉस करना है। पहला है, हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, तो ये सही है। दूसरा है, गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, तो ये गलत है, इसको क्रॉस कर देंगे। तीसरा है, स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है, ये सही है। चौथा है, धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध होती हैं, ये बिल्कुल सही है। और पांचवा है कि शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है, ये गलत है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। चलिए आगे यहाँ पे है, मिलान कीजिए। चौथा नंबर में कह रहा है मिलान कीजिए, तो आसानी से इसको आप मिला लीजिए। पहला है, धमनी एवं शिरा। तो धमनी एवं शिरा को हम किससे मिला सकते हैं? देखिए, ये जो एक प्रकार की क्या है, रक्त वाहिनियां हैं, तो इसको हम कहां से मिला देंगे? 5 नंबर से लाके मिला देंगे। दूसरा है, अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या है? यूरिया और लवण, जो हमारे शरीर में जनरेट होता है, इसको हम यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर निकालते हैं। उसके बाद है स्टेथोस्कोप, ये क्या है? धड़कन मापक यंत्र है, तो इसको हम चौथा से लाके मिला देंगे। उसके बाद है डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रकार की जो है ट्रीटमेंट है, जो कि रक्त को छानने की विधि है, यहाँ पे आ जाते हैं। और उसके बाद है विलियम हार्वे, इन्होंने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र के ये जनक माने जाते हैं, तो इसको हम 3 से मिला देंगे। तो इस प्रकार आपने मिलान भी कर लिया। और आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे अध्याय में, जिसके उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है, बताएं। तो इसका जो उत्तर है हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखेंगे, धमनी हमारे शरीर के 2 रक्त वाहिनियों में, धमनी हमारे शरीर के 2 रक्त वाहिनियों में से एक है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि शिरा को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी से किस प्रकार भिन्न है, यह भी आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि शिरा रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं। वहीं धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। तो यहाँ पे देखिए, रक्त वाहिकाओं में अंतर का एक यहाँ पे टेबल भी दिया गया है, आप चाहें तो इसको भी अंतर में लिख सकते हैं कि ये जो है धमनी और शिरा एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। और इन शॉर्ट अगर आपको लिखना है तो आप यही उत्तर जो आपको हमने बताया है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? गुर्दे
अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वो कहता है कि गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए। तो गुर्दे का काम आपको बताना है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, इस प्रकार से आप लिख लें, बुक में भी दिया गया है, आराम से आप लिख सकते हैं बुक से भी। क्या है कि गुर्दे का मुख्य कार्य है शरीर में पानी और नमक की सामान्य मात्रा बनाए रखना और रक्त को छानकर मूत्र को तथा हानिकारक तत्वों को अलग करना और मूत्र का मूत्राशय तक पहुंचाना और मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना, जहां से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता रहता है। आगे जो चौथा प्रश्न दिया गया है वो कहता है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो शरीर से सांस छोड़ने के कारण बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार भोजन का अपचित भाग भी अपशिष्ट पदार्थ है। हमारे शरीर की कोशिकाएं जब अपना कार्य करती हैं तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो विषैले होते हैं, जिन्हें शरीर से निकालना जरूरी है। चलिए, इसे शरीर के कुछ अंगों के समूह यानी कि उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। इन उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रनली, मल द्वार एवं त्वचा इत्यादि आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हृदय स्पंद से आप क्या समझते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या बताइए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हृदय के कक्ष की दीवार पेशियों यानी कि मसल्स की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती हैं। यही लयबद्ध सिकुड़ना और फैलना दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट कहलाता है। हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार धड़कता रहता है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है और साथ ही साथ इस बुक में जो जितने अध्याय थे इन सभी को हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आपने इन सारे अध्यायों को अच्छे से समझ लिया होगा और इसमें जो सभी अध्याय के जो प्रश्न और उत्तर हैं उसको भी आपने नोट कर लिया होगा। आगे बच्चों यहाँ पे परिशिष्ट में कुछ मानव शरीर के आंतरिक अंगों का भी वर्णन है, तो इसे आप स्वयं अध्ययन कर लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।